हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके क्या है उसके ऑब्जेक्टिव, क्या वर्किंग है डब्ल्यूटीओ का, क्यों डब्ल्यूटीओ स्टार्ट करा गया, उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन एक बनता है आपका कि डब्ल्यूटीओ कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो उसका सबसे पहला ये आंसर आपको देखो फर्स्ट लाइन में दिख रहा है यहाँ पे। 1 जनवरी 1995 को क्या करा गया था, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर थे उन्होंने इकट्ठे होकर क्या करा था, डब्ल्यूटीओ स्टार्ट किया था। इसका जो हेड क्वार्टर है अभी भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनीवा के अंदर आया हुआ है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, पर ऑब्जेक्टिव जाने से पहले मैं आपको जो आंसर देने वाला था कि ये स्टार्ट क्यों किया गया था। तो डब्ल्यूटीओ को स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि हर एक कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड्स है ना, उसको क्या करने के लिए, प्रॉपर वे में सेट करने के लिए कि हर एक कंट्री यानी जिस किसी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई ट्रेड करना है, कोई भी व्यापार करना हो, कोई भी धंधा करना हो, तो लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए क्या करा गया था, डब्ल्यूटीओ स्टार्ट किया गया था। और ये दोनों के बीच में क्या कर रहा था, एक वॉल के समान काम कर रहा था, यानी किसी भी बिजनेस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए क्या करा गया था, डब्ल्यूटीओ स्टार्ट किया गया था। और डब्ल्यूटीओ के अंदर हमारे लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो भी क्या है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन चुका है। यूएन का मेंबर हमारा इंडिया है, यानी हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सब क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे सब लीगल वे में हो रहे हैं। ओके, चलिए तो मैं अब आपको उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे फंक्शन पे बढ़ेंगे। तो उसके देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिख रहे होंगे। डब्ल्यूटीओ के बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों ही। ओके, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ उसका ऑब्जेक्टिव, पहला ही दिया हुआ है। डब्ल्यूटीओ के कारण क्या हुआ है कि जितने भी बिजनेस के बीच में ऑब्स्टिकल थे, यानी जो अलग अलग बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते थे ना, वो सब क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। यानी अब दो बिजनेस के बीच में, दो कंट्रियों के बीच में कोई भी अगर उनको बिजनेस करना है तो उसके बीच में आने वाले कोई भी अगर इंटरफियरेंस कोई करता था तो वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्री ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। यानी हर एक कंट्री को अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस करना तो उसके लिए उनको जो लाइसेंस लेना पड़ता था, आई थिंक जो पॉलिसी डिसाइड होती थी वो सभी क्या हो गई है, डब्ल्यूटीओ ने एकदम इजी वे में सबको प्रोवाइड कर दी है। यानी जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसके अंदर आपके कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आपको जो भी बिजनेस करना है, जैसा भी करना है, आपके पास खाली लीगल अथॉरिटी आपको मिल जाएगी। ये भी डब्ल्यूटीओ ने हमको क्या दिया हुआ है, ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। थर्ड वन, टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमी पॉलिसी। डब्ल्यूटीओ ने हमको ये भी चीज़ दी हुई है कि आपको ग्लोबल ट्रेड के साथ क्या करना है, कोऑपरेटिव करना है। कोऑपरेटिव यानी क्या, उनके साथ मिलकर आपको अच्छी वे में काम करना है, उनका कोऑर्डिनेशन करना है, उनको कोऑपरेशन करना है इस तरह के साथ। क्योंकि अगर कभी भी कोई भी कंपनी अगर इस तरह से मिलजुल कर अगर काम करी तो क्या होगा, काम प्रॉपर वे में होगा। जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ, जैसे हमारे इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फॉरेन में भेजी जाती है। जैसे हमारे यहाँ के मेडिकल, अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल की कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे इंडिया से बाहर भेजी जाती है। जैसे कि अभी एक हमारे पास लाइव एग्जांपल था कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस में जब यूएसए के लोगों को मलेरिया की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या करा, इंडिया की जो हमारा था उनको क्या करा गया, कॉल करा गया और यहाँ से हमारे यहाँ से क्या करेगी, मेडिसिन मंगाई गई। तो ये सब चीज़ें किसके कारण पॉसिबल हो पाई है, डब्ल्यूटीओ के कारण। ओके, एंड फोर्थ वन, टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड। यानी अगर वर्ल्ड में कोई भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट्स होता है, यानी किसी भी दो बिजनेस के बीच में, अगर किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी प्रकार का झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन जवाबदार है, डब्ल्यूटीओ है। क्लियर है आपको। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको उसके फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर दिया हुआ है, to set up a required structure for implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it। यानी इसने एक प्रकार का क्या करा हुआ है, एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट वो कैसा है, रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न में है। ओके, यानी इन फ्यूचर कभी भी कोई भी कंट्री, दो कंट्री या किसी भी कारण से झगड़ेंगे नहीं अंदर। अगर उनके बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो पहले देखा जाएगा कि भाई किस कंट्री की कोई कौन सी गलती है, उसके हिसाब से क्या करा जाएगा, उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो भी एग्रीमेंट करा वो रिटर्न में लिया हुआ है, ना कि ओरली। ओके, यानी डब्ल्यूटीओ ने बोला हुआ है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपको प्रॉपर वे में करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ओके, चलिए सेकंड वन, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइज प्ले अ वाइटल रोल फॉर अ डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। ओके, डब्ल्यूटीओ से एक और फायदा हुआ है कि हमारा मल्टीनेशनल ट्रेड बढ़ा है। मल्टीनेशनल ट्रेड यानी क्या, अगर माना कि मेरी एक कंपनी है, अगर माना कि इंडिया में है, अगर उसी को मुझे क्या करना है, इंडिया से अगर दूसरी किसी कंट्री में अगर उसको मुझे एस्टैब्लिश करना है तो मैं डब्ल्यूटीओ से परमिशन लेके कर सकता हूँ। जैसे आज हमारे यहाँ की मारुति की अगर कंपनी की मैं बात करूँ, मारुति के आज ऑल ओवर इंडिया में तो शोरूम है ही, साथ साथ में वर्ल्ड लेवल में फैला हुआ है कि यूएसए के अंदर आप जाओ, यूके में जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ पे भी आपको मारुति के शोरूम दिखाई देंगे। तो ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाई, जब हमारा इंडिया क्या था, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था उसके बाद। ओके, चलिए थर्ड वन,
WTO इनकरेज अनबायस इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, अनबायस। अनबायस यानी क्या, विदाउट पार्शियलिटी, यानी कभी भी WTO किसी भी दो ट्रेड के बीच भेदभाव रखेगा नहीं, ये हमेशा सभी के साथ कैसे डील करेगा, जस्ट लाइक एज अ नॉट नो एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी, कभी पार्शियलिटी करेगा नहीं, सबके साथ प्रॉपर वे में काम करेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई नहीं ये कंट्री आगे बढ़े, ये कंट्री थोड़ा डाउन बढ़ती जाए, ऐसा कभी सोचने वाला नहीं है। ओके, एंड फोर्थ वन, डिफरेंट नेशन फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी। ओके, WTO ने एक और परमिशन दी हुई है कि हर एक कंट्री को अपनी खुद की पॉलिसी वो लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जस्ट फॉर एक एग्जांपल दूँ, हमारे यहाँ पे मारुति की गाड़ियाँ बनती है, तो मारुति वाले को जो रेट रखना है ना, वो हमारे इंडिया की पब्लिक को देख कर डिसाइड करता है। ओके, जबकि आपने देखा होगा ऑडी, मर्सिडीज ये सब की गाड़ियाँ महंगी आती हैं, पर जनरली वो लोग जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो लोग अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। पर वही ऑडी और मर्सिडीज की गाड़ी जब अपने इंडिया के अंदर आती है तो उसका रेट क्या होता है, हमारी पब्लिक के हिसाब से डिसाइड होता है। तो इसके बीच में कौन इंटरफियर करता है, WTO। अगर आप ज़्यादा रेट वसूल कर रहे हो, अगर किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो WTO क्या करता है, उसके सामने, उस कंपनी के सामने क्या करेगा, लीगली एक्शन लेगा। तो ये भी उसके क्या थे, फंक्शन थे। दोनों ही क्वेश्चन IMP हैं, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन आप याद रखिएगा। चलिए, अब WTO ने अपने इंडिया की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप याद रखना कि WTO के कारण जो हमारा इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, वो 5% इंक्रीज़ हो गया है। यानी पहले इंडिया क्या करता था, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, अब इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट तो कर रहा है, साथ साथ में इंडिया एक्सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का क्या, रेडीमेड क्लोथ, और ये आपको बहुत ही प्राउड फील बात होगी हमारे लिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पे कंट्री अगर आती है रेडीमेड क्लोथ को अगर एक्सपोर्ट करने में, तो वो इंडिया है। क्योंकि हमारे इंडिया का जो कपड़ा है वो बहुत ही अलग अलग जगह जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में आई हुई अरविंद मिल आपने देखा होगा, हमारे अहमदाबाद के अंदर ही अरविंद मिल है। ये सभी जो मिल के जो कपड़े हैं वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यानी छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उनको क्या बहुत बड़े लेवल पर काम करने का मौका WTO के कारण मिल चुका है। थर्ड वन, एज अ मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इट्स एग्रो प्रोडक्ट। ओके, हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि WTO के कारण हमारी जो एग्रो प्रोडक्ट्स थी, यानी हम लोग जो एग्रीकल्चर में चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, वो भी अब इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रेशियो में क्या कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका भी हमको फ़ायदा हुआ है। एंड फोर्थ वन, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्रेशर ऑन अ इम्पोर्ट हैज़ रिड्यूस एंड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन अ फॉरेन एक्सचेंज। ये तो मैंने आपको जो पहले ही बोला हुआ है कि WTO के कारण क्या है, जो बाहर की कंट्री की जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में आ रही है, यानी फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया है, बढ़ चुका है। हमारे इंडिया की कंपनियां जो हैं वो कहाँ जा रही है, फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री की कंपनियां कहाँ आ रही है, हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही है। जिससे हमको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो फॉरेन की करेंसी है वो हमारे इंडिया में आएगी, उससे हमारा जो ग्रोथ है वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्लियर, तो ये भी हमको बेनिफिट उसके मिल रहे हैं। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको इसके अंदर डेफिनेशन दिखाई नहीं देगी, पर मैं आपको इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन दे दूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस तरह का डेवलपमेंट कि आप प्रेजेंट में चीज़ों का यूज़ इस तरह से करो कि आने वाली जो भविष्य की जनरेशन है ना, उनको उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस ना करना पड़े। द फॉलोइंग जनरेशन, द प्रेजेंट जनरेशन यूज़ अ थिंग इन अ प्रॉपर मैनर दैट द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट सेक्रीफाइस फॉर दैट। ओके, ये आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि आप प्रेजेंट में चीज़ों का यूज़ इस तरह से करो कि आने वाली जो जनरेशन है उसको उस चीज़ के लिए मुसीबत का सामना करना पड़े नहीं। सो इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे अगर हम लोग अभी पेट्रोल का यूज़ करें, अगर पेट्रोल का आप लोग वेस्ट करोगे तो आने वाली जो जनरेशन उसको उसका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, वो लोग उसको प्रॉपर वे में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। उनको यही नहीं मालूम होगा भाई पेट्रोल जैसे कोई चीज़ हुआ करती थी, लोग व्हीकल के अंदर पेट्रोल डाल के क्या करते थे, व्हीकल को यूज़ करा करते थे। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेस्ट करा तो आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर पाएगी नहीं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही हमको इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट में आप चीज़ों का यूज़ इस तरह से करो कि आने वाली जो जनरेशन उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। ओके, चलिए अब हमको यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन, हो सके आप क्या करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करिए। रिन्यूएबल यानी क्या, जिसको आपने वन टाइम यूज़ करने के बाद उसका मल्टीपल टाइम यूज़ हो सके, इस तरह रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कम पॉल्यूट होगा। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या, जो रिसोर्सेज हैं वो सभी को मिल पाएंगे, आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट ये दे रहा है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यानी जो आपकी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको इस तरह से डिसाइड करो कि हमको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर मैं माना कि पेट्रोल डीजल हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रह रहा हूँ गुजरात में
और मैं पेट्रोल डीजल कहाँ से मंगा रहा हूँ, दिल्ली से मंगा रहा हूँ, अगर मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ वहाँ से, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो वही हमको करना चाहिए। अगर गुजरात के अंदर ही अगर चीज़ का डेवलपमेंट करें तो इस तरह की हमको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम हो, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या हो, थोड़ी कम हो। ओके, थर्ड पॉइंट, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे। ओके, ये भी वही बता रहा है आपको वापस कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर सको जिसका मल्टीपल टाइम यूज़ हो सके, जो वेस्टेज ना हो। क्लियर है, मल्टीपल टाइम यानी एक बार यूज़ करने के बाद अगर आपको वापस उसका यूज़ करना है तो आप लोग उसका ईजी यूज़ कर सकें। ओके, चलिए फोर्थ वन, नेचुरल रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्टेड। हाँ, हो सके वहाँ तक नेचुरल रिसोर्स का वेस्ट होना चाहिए नहीं। आपको ये चीज़ भी बहुत ध्यान में लेनी होगी कि जो भी नेचुरल रिसोर्स आपको जिसका वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट कम से कम हो, आपको ये भी ध्यान देना होगा। एंड फिफ्थ वन, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। यस, नॉन कन्वेंशनल यानी क्या, जो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है, हो सके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब का हमको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन भी है उसका क्या कर सके, प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। ओके, चलिए ये भी आपको याद रह गया होगा। और उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ये तो आपको बहुत ईजी वे में आप लिख भी सकते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको उसके अंदर सबसे पहली अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। उन्होंने कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे डिसाइड की थी, जो हमको यहाँ पे दी हुई है। पहला तो ये लिया हुआ है कि भाई कोई भी हर एक सिटी के अंदर क्या होगा, जो पॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। सेकंड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना पड़ेगा, जो हमारे इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम भी कर रहा है, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसे दिल्ली के अंदर रूल आया था ऑड इवन, कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की। यह डिसीजन किसने लिया था, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने ही लिया था। ओके, चलिए फिर थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ पे एवरी ईयर 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, फोर्थ वन, हमारे यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है वो 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे आप किसी भी टाइप का पॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो आपके सामने क्या ली जाती है, लीगल एक्शन ली जाएगी। एंड फिफ्थ दिया है कि अगर आप इस तरह से करते रहोगे तो हमारे यहाँ पे जो ओजोन का लेयर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो अभी इतना गर्मी का रेशियो बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख रहे हो जैसे कि जनरली हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर 45, 46, 48, 49 तक टेम्परेचर जा रहा है, वो इन फ्यूचर ये इतना जाएगा नहीं अगर आप प्रॉपर वे में ये सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बोल दिए हैं। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे एनी टाइम कॉल करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।